खुलने के दृश्य में एक कार दिखाई जाती है। एक लड़की जिसका नाम सुसान है, जो मिलान शहर में पढ़ाई कर रही है, क्रिसमस के लिए अपने गृहनगर आ रही है। रेलवे स्टेशन से वह अपने घर के लिए टैक्सी लेती है। सुसान का पिता एक अमीर व्यक्ति प्रतीत होता है, क्योंकि घर का मुख्य द्वार विशाल है और द्वार से घर तक का रास्ता कई पेड़ों से घिरा हुआ है। जब टैक्सी प्रवेश करती है तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। सुसान टैक्सी से बाहर निकलती है और सीढ़ियाँ चढ़ती है। भौंकने की आवाज़ सुनकर एक महिला जिसका नाम मारिया है, दरवाज़ा खोलती है और बाहर आती है। सुसान हैरानी से मारिया को देखती है और मारिया पूछती है, क्या आप सुसान हैं? सुसान हाँ कहती है। मारिया हाल ही में इस घर में काम करने लगी है, इसलिए सुसान उसे नहीं जानती। जब सुसान घर में प्रवेश करती है तो वह अपनी दादी को देखती है, जिन्हें हम दादी कहेंगे। दादी चल नहीं सकती और हमेशा व्हीलचेयर में रहती हैं। थोड़ी देर बाद एक और महिला घर में प्रवेश करती है। यह महिला सुसान की माँ है। उन्हें हम माँ कहेंगे। सुसान ने अपनी माँ को बताया था कि वह दोपहर में आएगी, लेकिन वह पहले ही आ गई। जब सुसान टैक्सी में आई तो उसकी माँ ने उस पर धुएं की गंध महसूस की। उसने तुरंत समझ लिया कि यह सिगरेट का धुआं था, लेकिन सुसान ने उसे मनाने में सफल रही कि यह टैक्सी चालक था जिसने धूम्रपान किया था। सुसान का पिता आमतौर पर सुबह बगीचे में जाता है, लेकिन हाल ही में वह नहीं जा रहा। माँ इस बारे में बताती हैं और जोड़ती हैं कि वह हाल ही में अपने कमरे से भी बाहर नहीं आ रहा। सुसान आश्चर्यचकित होती है और पूछती है क्यों, लेकिन माँ को इसका कारण नहीं पता। वह मानती है कि वह आलसी हो गया है। सुसान अपने पिता से मिलने का फैसला करती है। माँ कहती है कि वह अतिथि कक्ष में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पिता और माँ अब एक ही कमरे में नहीं रहते। माँ शिकायत करती हैं कि पिता बहुत खर्राटे लेते हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं तो मारिया दादी के लिए दवा लाती हैं। जब सुसान नाश्ते के लिए पूछती है तो मारिया उसे तैयार करने जाती हैं। फिर सुसान अपनी माँ से पूछती है कि मारिया उनके घर काम करने कैसे आईं। माँ एक सवाल के साथ जवाब देती हैं, क्यों, उसमें क्या गलत है? सुसान नोट करती है कि मारिया सुंदर हैं और ये बताती हैं कि आमतौर पर लोग इतनी सुंदर नौकरानी को रखने में हिचकिचाते हैं। हालांकि माँ को इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं लगती। माँ के रवैये से ऐसा लगता है कि वह इस बात की चिंता नहीं कर रही कि पिता शायद मारिया के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। तीनों लोग खाने के हॉल की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बाद एक और महिला आती हैं। ये सुसान की चाची हैं, जो माँ की बहन हैं। उन्हें हम चाची कहेंगे। एक छोटी लड़की भी उनके पीछे आती है, जो सुसान की छोटी बहन है। उन्हें हम बहन कहेंगे। चाची शिकायत करती हैं कि बहन सारी रात दौड़ती रही, जिससे चाची की नींद खराब हो गई। चाची यह भी कहती हैं कि उन्हें रात में 25 बार से अधिक बाथरूम जाना पड़ा, जिस पर माँ उनका मजाक उड़ाती हैं। सभी हंसते हैं और खुश लगते हैं, जो एक करीबी परिवार का आभास देता है। नाश्ते के बाद सुसान अपने पिता के लिए कॉफ़ी ले जाती है। माँ मारिया को बताती हैं कि पिता को जगाएं और कॉफ़ी अतिथि कक्ष में ले जाएं। दरवाजे पर लंबे समय तक दस्तक देने के बाद भी पिता दरवाज़ा नहीं खोलते। जब मारिया बाहर इंतजार कर रही होती हैं तो माँ उन्हें बताती हैं, बस अंदर जाओ, पिता की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। मारिया अंदर जाती हैं और कुछ ही सेकंड में चीख पड़ती हैं। सभी पूछते हैं कि क्या हुआ। मारिया कहती हैं कि किसी ने पिता को मार डाला है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वह बताती हैं कि किसी ने पिता को छाती में चाकू मारा था। बहन जल्दी से पिता को देखने जाती है और बाहर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर देती है। सभी अनिश्चितता में होते हैं और घबराहट की स्थिति में होते हैं। वे पुष्टि करते हैं कि पिता वास्तव में मर चुके हैं। बहन जोर देकर कहती है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती कोई भी कमरे में न जाए और अपराध स्थल को सुरक्षित रखने के लिए दरवाज़ा बंद कर देती है। जब माँ चाबी मांगती हैं तो बहन देने से मना कर देती है। अंततः बहुत इंसिस्टेंस के बाद बहन चाबी दे देती है। वे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पिता वास्तव में छाती में छुरा घोंपा गया था और उस क्षेत्र में खून फैला हुआ था। वे पुष्टि करते हैं कि पिता की मृत्यु हो गई है। बहन को आशंका होती है कि क्या हत्यारा अभी भी घर के अंदर है। ये सुनकर चाची बेहोश हो जाती हैं। वे चाची को सोफे पर ले जाते हैं और उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। माँ चाची को हल्का सा थप्पड़ मारती हैं, जिससे वह होश में आ जाती हैं। दादी को आशंका होती है कि क्या पिता ने हाल ही में व्यापार में नुकसान के कारण आत्महत्या की। माँ इसका खंडन करती हैं, कहती हैं कि चोट का स्वरूप आत्महत्या से मेल नहीं खाता, ये निश्चित रूप से हत्या है। मारिया माँ के पास आती हैं, कहती हैं कि उन्हें तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। माँ सहमत होती हैं। बहन फ़ोन लेने जाती है, लेकिन उन्हें एक और झटका लगता है, फ़ोन की तार काटी गई है। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। जब सभी भ्रमित और घबराए हुए होते हैं तो वे ऊपर से जोरदार आवाज़ें सुनते हैं। इससे सभी और भी भयभीत हो जाते हैं, खासकर क्योंकि फ़ोन की तार कटी हुई है और हत्यारे की पहचान अज्ञात है। आवाज़ बहन के कमरे से आती प्रतीत होती है और चाची सुझाव देती हैं कि उन्हें इसे जांचना चाहिए।
बहन अपने कमरे में खिड़की बंद करने जाती है, लेकिन माँ उसे रोकती हैं, उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित होते हुए। माँ भी डरी हुई हैं लेकिन मारिया की ओर देखती हैं और मुस्कुराती हैं। मारिया कांपते हाथों से एक शॉल उठाती है और ऊपर की ओर जाती है। थोड़ी देर बाद वह वापस नीचे आती है, कहती है कि उसने खिड़की बंद कर दी है और ऊपर कुछ नहीं है। फिर मारिया कुत्ते के बारे में कुछ बताती है। वह समझाती है कि अगर हत्यारा बाहर से आया होता तो कुत्ता भौंकता, लेकिन कुत्ता पिछले रात एक बार भी नहीं भौंका। जब सुसान अपनी कार में आई तभी कुत्ता भौंका था। अगर कुत्ते ने किसी बाहरी व्यक्ति को देखा होता तो मारिया निश्चित रूप से जांच करती, लेकिन चूंकि उसने भौंका नहीं, इसका मतलब है कि हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अक्सर इस घर में आता हो। सभी सहमत होते हैं कि यह तर्कसंगत लगता है। सुसान आज सुबह जल्दी घर लौटी थी, इसलिए उसने पिछले रात क्या हुआ इसके बारे में सवाल करना शुरू किया। सभी ने कहा कि कुछ असामान्य नहीं हुआ। हत्यारे ने उसके पिता की हत्या की, फोन की तार काटी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये घटनाएं कब हुईं। जब सुसान ने पूछा कि किसने आखिरी बार फोन का उपयोग किया था, तो मारिया ने कहा कि उसने पास की दुकान पर किराने का सामान मांगने के लिए कॉल किया था। उसने बताया कि उसने सुबह लगभग 7 बजे कॉल किया क्योंकि दुकानदार ने कहा कि वह भारी कोहरे के कारण डिलीवरी नहीं कर सकता था, इसलिए फ़ोन सुबह 7 बजे तक काम कर रहा था और हत्यारे ने उसके बाद फ़ोन की तार काटी होगी। इससे सुसान ने निष्कर्ष निकाला कि हत्यारा अभी भी घर के अंदर था। सुसान ने फिर अपनी माँ से पूछा कि क्या हाल ही में किसी ने उसके पिता का विरोध किया था। उसकी माँ ने कहा कि उसे नहीं पता। थोड़ी देर पहले उसकी दादी ने उल्लेख किया था कि उसके पिता को अपने व्यवसाय में नुकसान हुआ था। सुसान ने इसके बारे में अधिक पूछा और उसकी दादी ने जो कुछ भी वह जानती थी साझा किया। उसकी दादी को नहीं पता था कि उसके पिता ने किसके साथ व्यापार किया था। हालांकि उसे यह पता था कि हाल ही में उसके पिता वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और उन्होंने अपनी दादी से उनके पास मौजूद शेयर मांगे थे, लेकिन दादी ने देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वह अपनी संपत्ति नहीं छोड़ेंगी। उसकी दादी उसकी माँ की माँ थी और पिछले 10 वर्षों से सुसान का पिता उनकी देखभाल कर रहा था। सुसान की माँ गुस्सा होकर पूछती हैं कि जब उसके पिता ने शेयर मांगे थे तो दादी ने उन्हें क्यों नहीं दिए। इस बहस के कारण सुसान की चाची दादी का बचाव करती हैं और झगड़े के दौरान उनके पक्ष में खड़ी होती हैं। फिलहाल सुसान ने उन्हें इस विषय को छोड़ने के लिए कहा। उसने फिर पूछा कि क्या किसी को उसके पिता के खिलाफ कोई द्वेष था। उसकी मां ने जोर देकर कहा कि उसके पिता का सभी के साथ अच्छे संबंध थे और उन्होंने किसी पर संदेह नहीं किया था। हाल ही में उन्होंने एक व्यक्ति जिनेंटुरी के साथ व्यापार किया था और उसकी चाची के अनुसार उनके साथ सब कुछ ठीक लग रहा था। जब सुसान ने पूछा कि क्या साझेदार उसके पिता की मृत्यु से लाभ उठा सकता है, तो मारिया ने कहा कि यह असंभव लगता है। हालांकि साझेदार अक्सर उनके घर आता था, लेकिन जब भी वह आता, कुत्ता उस पर आक्रामक रूप से भौंकता था। इससे ये संभावना कम हो जाती थी कि साझेदार हत्यारा हो सकता है, मारिया ने निष्कर्ष निकाला। मारिया का अवलोकन सही प्रतीत हुआ, जिससे सुसान की मां खुश हुई। उसने मारिया की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, चूंकि कोई बाहरी व्यक्ति घर में प्रवेश नहीं किया और साझेदार हत्यारा नहीं था, सुसान सोचने लगी कि और कौन संदिग्ध हो सकता है। उसने पूछा कि कौन उसके पिता की मृत्यु से लाभ उठा सकता है। उसकी मां ने समझाया कि विरासत उसे और उसकी बेटियों को जाएगी, लेकिन वह ये नहीं बता सकी कि कितना ठीक ठाक होगा क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पिता ने अपनी वसीयत में क्या लिखा था। सुसान को आशंका हुई कि क्या उसके पिता ने वसीयत में वेरोनिका का नाम शामिल किया था। यदि ऐसा हुआ तो वेरोनिका को भी संपत्ति का एक हिस्सा मिलेगा। उसकी छोटी बहन ने वेरोनिका का जिक्र किया, जिससे उसकी मां पूछती हैं कि वह क्यों उसका जिक्र कर रही थी। उसकी बहन ने कहा कि अंत तक उनके पिता ने वेरोनिका से प्यार किया था। उसकी मां इसे नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन उसकी बहन का दावा होता है कि वेरोनिका उनके पिता की दोस्त थी। उसने ये भी जोड़ा कि जबकि उनकी चाची वेरोनिका के बारे में जानती थी, उन्हें उसकी वर्तमान स्थिति का ज्ञान नहीं था। चाची पूछती हैं क्या उनके पिता और वेरोनिका अक्सर मिलते थे। उसने स्वीकार किया कि उसे पता था उनके पिता वेरोनिका से प्यार करते थे। उसकी बहन का पहले वाला बयान इस बात की पुष्टि करता प्रतीत होता है। जब उसकी मां से पूछा गया तो उसने कहा कि उसके पिता और वेरोनिका अच्छे दोस्त थे जो अक्सर मिलते थे, एक साथ भोजन करते थे और यहाँ तक कि एक साथ घुड़सवारी भी करते थे। वे एक ही घोड़े को साझा करते थे और कोई भी जो उन्हें देखता वह बता सकता था कि वे प्यार में थे। ऐसा लगता था कि उसकी मां इस बारे में हमेशा जानती थी, लेकिन इसे खुलकर स्वीकार करने का निर्णय लिया क्योंकि यह उनके लिए इसे स्वीकार करना बहुत दर्दनाक हो सकता था। जैसे ही मां बाहर गईं, बाकी के 5 लोग सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मां वापस आईं। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि कार के इंजन की तार काटी गई थी और कार स्टार्ट नहीं हो सकी। ये सुनकर सभी चौंक गए। पहले पिता पर हमला हुआ, फिर फोन की तार काटी गई, दादी के शेयर चुराए गए और अब कार के इंजन की तार काटी गई। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह सब कौन कर रहा है या क्या हो रहा है। लोग एक एक करके एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे।
अचानक सभी ने खिड़की की ओर देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ ने पलटा और देखा कि कोई खिड़की के पास से गुजर रहा है। ये सोचकर कि शायद वह हत्यारा हो, सभी ने छत पर जाने और छिपने का फैसला किया। फिर पिता ने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी। सभी का डर बढ़ गया। माँ ने साहसिकता से कहा कि वह अंदर जाएंगी और दरवाज़ा खोलेंगी। जब दरवाज़ा खोला गया तो एक महिला अंदर आई। ये वेरोनिका थी, पिता की प्रेमिका। वेरोनिका को मिलाकर अब घर में 7 महिलाएं थीं। माँ ने पूछा कि वह क्यों आई थी। वेरोनिका ने समझाया कि किसी ने उसे फ़ोन किया था और पिता की मृत्यु के बारे में बताया था। उसने कहा कि उसने इस घर का नंबर डायल किया था लेकिन संपर्क नहीं हो सका। पहले तो उसने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में उसने खुद चेक करने का फैसला किया और आए। सभी चुपचाप खड़े रहे बिना कुछ कहे। वेरोनिका ने पूछा कि पिता कहाँ हैं। न तो पिता ने कुछ कहा और न ही किसी और ने। फिर वेरोनिका अतिथि कक्ष में गई, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वेरोनिका ने कहा कि वह पिता को देखना चाहती है। माँ ने उसे बताया कि किसी ने पिता को मार डाला है। जब वेरोनिका को एहसास हुआ कि पिता वास्तव में मर चुके हैं, तो वह परेशान हो गई। उसे समझ में आया कि फ़ोन पर मिली खबर सच थी। वेरोनिका ने पूछा कि किसने कॉल किया था। किसी को नहीं पता था कि किसने फ़ोन किया था। सुसान ने पूछा कि क्या कॉल करने वाला आदमी था या महिला। वेरोनिका ने पुष्टि की कि यह एक महिला थी। इस समय माँ ने कुछ देखा। उसने पूछा कि वेरोनिका को कैसे पता चला कि पिता अतिथि कक्ष में हैं। बिना जवाब दिए वेरोनिका ने जोर देकर कहा कि वह पिता को देखना चाहती है। माँ ने उल्लेख किया कि चाबी पियानो पर है। वेरोनिका ने चाबी ली और दरवाज़ा खोला, लेकिन वह नहीं खुला। उसने कहा कि यह गलत चाबी है। तुरंत माँ ने चाबी ली और खुद दरवाज़ा खोला। इस बार दरवाज़ा खुल गया। माँ को एहसास हुआ कि उसने असली चाबी पियानो पर छोड़ दी थी और यह उसके लिए समझ में नहीं आया। उसे संदेह हुआ कि किसी ने असली चाबी को गलत चाबी से बदल दिया है। वेरोनिका को लगा कि माँ कोई नाटक कर रही हैं। उसने पूछा कि असली चाबी कहाँ है और किसने गलत चाबी रखी। छोटी बहन ने वही सवाल दोहराया जो माँ ने वेरोनिका से पूछा था, उसे कैसे पता चला कि पिता अतिथि कक्ष में हैं। तभी वेरोनिका ने अपना रहस्य उजागर किया। वेरोनिका ने स्वीकार किया कि वह बिना किसी को बताए इस घर का अक्सर दौरा कर रही थी। उसने कहा कि उसे बहुत अच्छे से पता था कि पिता माँ के साथ बेडरूम में नहीं सोते थे, इसके बजाय वह हमेशा अतिथि कक्ष में सोते थे। छोटी बहन ने वेरोनिका पर आरोप लगाया कि वह सीरियल किलर है जो चुपके से घर में प्रवेश कर रही थी। दादी वेरोनिका के पास आई और पूछा कि क्या वह पिछले रात आई थीं। वेरोनिका ने कहा नहीं। दादी ने वेरोनिका पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दादी को देखकर वेरोनिका व्यंग्यात्मक रूप से हंस पड़ी और कहा कि वह जा रही है। लेकिन छोटी बहन ने जोर दिया कि वेरोनिका नहीं जानी चाहिए क्योंकि वह एक संदिग्ध है। बिना जवाब दिए वेरोनिका ने दरवाज़ा खोला। बर्फबारी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। वेरोनिका ने टिप्पणी की कि वह तब तक घर में रहेगी जब तक बर्फ नहीं पिघल जाती और संदेह स्पष्ट नहीं हो जाते, और फिर वह अंदर चली गई। सिगरेट पीते हुए वेरोनिका ने सभी का मजाक उड़ाया। हर एक से पूछा, क्या आप हत्यारे हैं? क्या आप हत्यारे हैं? सुसान ने कहा कि वेरोनिका अभी भी एक संदिग्ध है। वेरोनिका ने जवाब दिया, मैं अभी यहाँ आई हूँ, मैं संदिग्ध कैसे हो सकती हूँ? सुसान ने वेरोनिका पर आरोप लगाया कि वह सभी को मारने के लिए वापस आ सकती है। छोटी बहन ने संदेह को सुसान की ओर मोड़ दिया, कहती है कि वह भी एक संदिग्ध है। वेरोनिका उसी शहर में रहती थी, इसलिए उस पर संदेह करना उचित हो सकता था। लेकिन सुसान मिलान से पूरी दूरी तय करके सुबह जल्दी आई थी। कोई उसे कैसे संदेह कर सकता था? छोटी बहन ने फिर एक और विवरण उजागर किया। उसने कहा कि पिछले रात 3 बजे सुसान घर आई थी और यहाँ तक कि पिता के कमरे में भी गई थी। छोटी बहन ने कहा कि सुसान ने पिता से बात की थी। ये सुनकर माँ चौंक गईं। सुसान ने समझाया कि वह रात में पिता से निजी तौर पर बात करने आई थी। उनकी बातचीत के बाद वह रेलवे स्टेशन वापस चली गई। माँ ने पूछा कि सुसान किस रहस्य पर चर्चा करने आई थी। सुसान जवाब देने में हिचकिचाई, लेकिन माँ ने और दबाव डाला। अंततः सुसान ने माँ को एक डिब्बा दिया। डिब्बे के अंदर एक छोटा जूता था। माँ ने पूछा, क्या पिता बच्चे के पिता बनने वाले हैं? सुसान ने बताया कि वह गर्भवती है। सुसान अभी तक शादीशुदा नहीं थी। उसे केवल 6 महीने पहले पढ़ाई के लिए मिलान भेजा गया था और अब वह गर्भवती थी। ऐसा लगा जैसे पूरे परिवार पर बिजली गिर गई हो। माँ ने सुसान को डांटा। तभी मारिया रसोई से आई और घोषणा की कि दोपहर का भोजन तैयार है। माँ ने जवाब दिया कि कोई खाने के मूड में नहीं है। जो कुछ भी पिता ने क्रिसमस के लिए तैयार करने के लिए कहा था, वह सब मारिया ने बनाया था। मारिया ने जोर देकर कहा कि सभी को पिता के लिए खाना चाहिए। माँ अंततः सहमत हो गईं। जब तक खाना आया, सभी चुपचाप बैठे रहे, लेकिन खाना देखकर वे सभी अच्छे से खाने लगे। माँ को थोड़ा चक्कर आया। वेरोनिका ने मारिया की खाना पकाने की कला का अवलोकन किया और पूछा कि उसे खाना बनाना किसने सिखाया।
मारिया ने जवाब दिया कि उसकी दादी ने उसे थोड़ा सिखाया था और बाकी उसने किताबें पढ़कर सीखा था। वेरोनिका ने टिप्पणी की कि अगर मारिया किताबें पढ़कर खाना बना सकती है तो उसे अच्छी शिक्षा मिली होगी। वेरोनिका ने सुझाव दिया कि मारिया इस घर में नौकरानी के काम के लिए नहीं आई थी बल्कि किसी अन्य कारण से आई थी। मारिया ने वेरोनिका के शब्दों का खंडन नहीं किया। वेरोनिका ने कहा कि उसकी भविष्यवाणी सही थी। ये पता चला कि मारिया और पिता प्यार में थे। मारिया इस घर में पिता की देखभाल करने आई थी। अब जब पिता मर चुके थे तो मारिया ने कहा कि वह घर छोड़ देगी। वह अपने कमरे में चली गईं। वेरोनिका अपने पिता की प्रेमिका होने के नाते शुरू में सिथी को चौंका देती है, लेकिन अब ये जानकर कि मारिया असली प्रेमिका है, सिथी बेहोश हो जाती है। अम्मा मारिया के कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि मारिया अपने सामान पैक कर रही है। मारिया कहती है कि वह पिता के लिए आई थी, इसलिए उसे जो चाहिए था उसे ले जाना चाहिए था। मारिया एक ऐसे तरीके से मुस्कुराती है जिससे लगता है जैसे वह अम्मा का मजाक उड़ा रही हो। अम्मा मारिया को बताती हैं कि उसने हमेशा पैसे को प्राथमिकता दी है, लेकिन ये भी कहती हैं कि मारिया पैसे के लिए नहीं आई थी। अब ये स्पष्ट हो गया है कि मारिया अप्पा की प्रेमिका है और यह स्पष्ट हो गया है कि मारिया रात में अप्पा के कमरे में मिलने गई थी। अम्मा निष्कर्ष निकालती हैं कि मारिया ही हत्यारा है। मारिया तर्क करती है कि अगर उसके लिए रात में जाना गलत था तो अम्मा का जाना भी उतना ही गलत था। अम्मा बिना कुछ कहे चली जाती हैं। अगले दृश्य में जाने से पहले आइए कुछ बातें स्पष्ट कर लें। हत्यारे ने पहले अप्पा को मारा, फिर फ़ोन की तारें काट दी, पार्टी दादी के शेयर चुरा लिए और कार के इंजन की तारें काट दी। ये सभी कार्य हत्यारे द्वारा किए गए थे। घर में कुल 7 महिलाएं हैं। इनमें से अम्मा, सुसान और मारिया अब तक संभावित संदिग्धों के रूप में पहचानी गई हैं। मारिया घर से बाहर निकलती है और सुसान पूछती है कि उन्होंने मारिया को जाने क्यों दिया। अम्मा कहती हैं कि चून की बर्फीला तूफान बिगड़ रहा है, मारिया निश्चित रूप से लौटेगी। थोड़ी देर बाद मारिया लौट आती है, लेकिन कहती है कि वह बर्फीला तूफान के कारण वापस नहीं आई। वह बताती है कि किसी ने मुख्य गेट को बाहर से बंद कर दिया था। ये सुनकर सभी फिर से डर जाते हैं, हत्यारे पर संदेह करते हैं। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि हत्यारा इस तरह क्यों व्यवहार कर रहा था। बहन ने कहा कि हत्यारा अन्य महिलाओं से कुछ अपेक्षा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने सुझाव दिया कि अगर सभी अपने रहस्य साझा करें तो स्थिति का समाधान हो सकता है। मारिया ने बताया कि उसने पहले ही अपना रहस्य साझा किया था और सुसान ने भी अपने बारे में वही कहा। जब बहन ने पूछा कि अगला कौन अपना रहस्य साझा करेगा तो वेरोनिका ने कहा कि उसके पास कुछ साझा करने के लिए है। उसने एक पत्र निकाला और जैसे ही आंटी ने इसे देखा उसने क्रोधित होकर इसे छीन लिया और पूछा कि यह उसके पास कैसे आया। आंटी बहुत सारी किताबें पढ़ती थीं और जब उसने अपने पिता की किताब लौटाई थी तो उसने अपनी भावनाएं एक पत्र में लिखकर उसमें छिपा दी थीं। उसके पिता ने बाद में वह किताब वेरोनिका को दी, जिसने पहले पत्र पढ़ा और फिर उसे दिखाया। पत्र पढ़ने के बाद उसके पिता अनकंट्रोलेबली हंसने लगे। उसे अपनी स्वीकृति पर हंसते हुए देखकर आंटी को गहरा दुख हुआ। पिछली रात जब मारिया चाय परोसने गई थी, आंटी अपने पिता के कमरे में पत्र लेने गई थी। हालांकि चूंकि वह बात करने के मूड में नहीं थे, वह इसे वापस नहीं ले सकी। यह उसका रहस्य था। क्योंकि उसने अपने पिता के कमरे का दौरा किया था, वह अब संदिग्ध बन गई थी। वेरोनिका ने टिप्पणी की कि उनके पिता बहुत सुंदर थे, इसलिए यह असंभव था कि उनके लिए आंटी के प्रति कोई भावना हो। ये सुनकर आंटी की सांस फूलने लगी। उनकी मां ने फिर किसी से आंटी का टैबलेट बॉक्स लाने को कहा। सुसान और बहन आंटी के कमरे में उसे खोजने गईं। कुछ समय बाद बहन ने कहा कि बॉक्स गायब है। अचानक दादी अपनी व्हीलचेयर से उठ गईं, जिससे सभी चौंक गए। उन्होंने कहा कि वह जाकर देखेगी, लेकिन तभी सुसान टैबलेट बॉक्स लेकर लौटी। दादी को चलते देख सुसान भी आश्चर्यचकित थी। दादी ने समझाया कि वह चल सकती हैं और फिर व्हीलचेयर पर बैठ गईं। पहले दादी ने उल्लेख किया था कि उनके पिता वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे थे और उन्होंने उनसे उनके शेयर निवेश के लिए कहा था। अब जब दादी का चलना सामने आया है तो सभी उन पर भी संदेह करने लगे। वे पहले आंटी को बचाने की कोशिश करते हैं। जब बहन ने कहा कि टैबलेट बॉक्स गायब है तो सुसान उसे वापस लाती है। बहन पूछती है कि उसने इसे कहाँ पाया और सुसान जवाब देती है कि यह उनकी मां के बिस्तर के नीचे था। सभी सोचने लगते हैं कि उनकी मां ने आंटी को मारने के लिए टैबलेट बॉक्स लिया होगा। मां ने इससे इनकार किया और कहा कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। दादी ने कहा कि वह कभी भी आंटी की जिंदगी से खेलेंगी नहीं और न ही सुसान या बहन ऐसा करेंगी, क्योंकि वे सभी परिवार हैं। मारिया इस घर में केवल पिता के लिए आई थी और आंटी की मौत उससे किसी भी तरह लाभ नहीं पहुंचाएगी। इसलिए वेरोनिका ने मां पर आंटी को मारने और किसी और पर दोष लगाने का आरोप लगाया। मां को संदेह था कि वेरोनिका ने पिता की हत्या की है। हाल ही में पिता ने अपने वकील को अपनी वसीयत लिखने के लिए कहा था और वेरोनिका ने उनसे झगड़ा किया था, इंसिस्टिंग कि उसका नाम शामिल किया जाए। मां ने अनुमान लगाया कि वेरोनिका ने उस बहस के दौरान उन्हें मार डाला।
मारिया ने मां से सहमति जताई, कहती है कि पिछले रात जब वह दूसरी बार पिता के कमरे में चाय की ट्रे लेने गई थी तो उसने देखा कि वेरोनिका उनसे बात कर रही थी। उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मारिया चली गई, ये जोड़ते हुए कि वेरोनिका पिता को जीवित देखने वाली आखिरी व्यक्ति थी। इस प्रकार मारिया ने निष्कर्ष निकाला कि वेरोनिका ही हत्यारा है। वेरोनिका ने स्वीकार किया कि वह पिता से मिलने गई थी, लेकिन वसीयत या उनकी हत्या पर चर्चा करने से इनकार किया। उसने कहा कि घर में किसी को भी नहीं पता था कि वसीयत में क्या लिखा है। अगर उसका नाम शामिल नहीं किया गया तो मां का संदेह सही हो सकता है, लेकिन अगर उसका नाम शामिल किया गया तो मां का सिद्धांत टूट जाएगा और संदेह मां की ओर मुड़ जाएगा। फिर वेरोनिका ने मां पर आरोप लगाया कि उसने अपने नाम को विरासत में शामिल करने के लिए पिता की हत्या की। मां ने दावा किया कि उसे नहीं पता था कि वसीयत में क्या लिखा है। फिर सुसान ने खुलासा किया कि उसे वसीयत के बारे में पता था। पिता ने अभी तक वसीयत नहीं लिखी थी, लेकिन पिछले रात उन्होंने उसे बताया था कि क्योंकि वह गर्भवती थी, वह अपनी संतान को वसीयत में शामिल करने की योजना बना रहे थे। इससे मां का संदेह सुसान की ओर बढ़ गया। मां ने तर्क किया कि पिता अपने बच्चे के नाम को शामिल करने पर सहमत नहीं होते, इसलिए सुसान ने उन्हें मार डाला होगा। और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुसान ने आंटी का टैबलेट बॉक्स मां के कमरे से निकाला था। मां ने सुसान पर आरोप लगाया कि वह आंटी को मारने की योजना बना रही थी और उसे इसके लिए फंसाने की कोशिश कर रही थी। सुसान ने इससे इनकार किया, लेकिन मां गुस्से में सुसान की गर्भावस्था के बारे में बुरी बातें करने लगी। फिर दादी ने उल्लेख किया कि पिता ने एक बार मां से कहा था कि उसकी बेटी उसकी तरह बड़ी होगी। ये सुनकर मां गुस्से में रोने लगी। दादी बहुत अधिक पीने के बाद बड़बड़ाने लगी और मां के पहले प्रेमी का जिक्र करते हुए उसे एक लंबे आदमी कहा। गुस्से में मां ने पास की एक बोतल उठाई और दादी को सिर पर मारा, जिससे वह बेहोश हो गईं। फिर उसने दादी को स्टोर रूम में बंद कर दिया, ये कहते हुए कि उसे आराम करने की जरूरत है, और बाहर चली गई। अब सभी मां पर संदेह करने लगे। इस बीच सुसान का जीवन भर का रहस्य उजागर हो गया। जैसे सुसान शादी से पहले गर्भवती थी, वैसे ही मां भी अपनी शादी से पहले गर्भवती थी। उसका पहला प्रेमी एक अन्य व्यक्ति था जो एक दुर्घटना में मरा था। पिता से शादी के समय मां 3 महीने गर्भवती थी। उसने पिता को सच स्वीकार किया और उन्होंने फिर भी उससे शादी कर ली। हालांकि पिता जानते थे कि सुसान उनकी जैविक बेटी नहीं है, उन्होंने सभी इन वर्षों में उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। भले ही मां को पिता से प्यार नहीं था, लेकिन इस कारण वह सभी इन वर्षों तक उनके साथ रही। हम देखते हैं कि वेरोनिका मां और सुसान के बीच बातचीत सुन रही है। अब दृश्य आंटी पर बदलता है, जो अपने कमरे में अकेली बैठी है और खुद को अलग महसूस कर रही है। मारिया आंटी के कमरे में उससे बात करने जाती है। वेरोनिका ने आंटी से कुछ अपमानजनक कहा हो सकता है, लेकिन मारिया कहती है कि वह केवल उसे सलाह देने आई है कि सुंदरता एक महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। वह कहती है कि वह आंटी को पूरी तरह से बदलना चाहती है और अलमारी की ओर जाती है। दृश्य फिर से मां पर कटता है, जो बहन से पूछती है कि वेरोनिका कहाँ है। बहन कहती है कि उसे नहीं पता। बहन कहती है कि उसे वेरोनिका पर संदेह है। इस बीच सुसान वेरोनिका का पर्स खोलती है, ये देखने के लिए कि क्या यह मेहमानों के कमरे में हो सकता है। जब वह पर्स खोलती है तो उसे एक बंदूक मिलती है। इससे सभी को लगभग यकीन हो जाता है कि वेरोनिका ही हत्यारा है। अचानक एक चौंकाने वाले पल में आंटी आधुनिक कपड़ों में प्रकट होती हैं, जो मारिया के प्रयासों का परिणाम है। मारिया ने आंटी को सलाह दी थी कि मुस्कुराना सुंदर होने से अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आंटी एक मुस्कुराते हुए लेकिन रहस्यमय मुद्रा में खड़ी होती हैं। थोड़ी देर बाद वेरोनिका टॉयलेट से बाहर आती है। मां उससे पूछती है कि उसने बंदूक क्यों लाई और सीधे उस पर पिता की हत्या का आरोप लगाती है। दोनों फिर से बहस करने लगते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अचानक बिजली चली जाती है। सभी मान लेते हैं कि यह हत्यारे का काम होना चाहिए। मारिया कहती है कि यहाँ अधिक समय बिताना खतरनाक है और उन्हें गेट कूदकर भाग जाना चाहिए। सभी गेट की ओर बढ़ते हैं। वेरोनिका कहती है कि वह यहाँ रहने वाली है और बहन जोर देती है कि माँ भी रुके क्योंकि दादी अभी भी अंदर हैं। अब घर में केवल माँ और वेरोनिका रह गई हैं। पहले सभी के सामने झगड़ने के बावजूद वे अब सामान्य बातचीत कर रही हैं। वेरोनिका कहती है कि उसने आंटी का रहस्य उजागर किया, लेकिन माँ का नहीं। माँ पूछती है कि वह किस रहस्य की बात कर रही है। वेरोनिका कहती है कि आंटी ने पिता से प्यार किया जैसे माँ ने किसी और से किया। वेरोनिका नहीं जानती कि माँ का प्रेमी कौन है, लेकिन वह निश्चित है कि माँ किसी से प्यार में थी। वेरोनिका सुझाव देती है कि अगर माँ ने किसी और से प्यार किया तो मामले को पलटना आसान होगा और उसे पिता की हत्या का आरोपित किया जा सकता है। माँ किसी प्रेमी होने से इनकार करती है। फिर वेरोनिका स्वीकार करती है कि वह एक बार शादीशुदा थी लेकिन तलाक ले लिया। वेरोनिका कहती है कि वह माँ के दर्द को समझती है और इसलिए वह इस रहस्य के बारे में पूछना चाहती है जब कोई और आसपास न हो। फिर वह कहती है जैसे माँ का कोई प्रेमी लगता है, वैसे ही उसका भी जीवन में कोई था, लेकिन वह पिता नहीं था।
वेरोनिका बताती है कि वह और पिता किशोरावस्था में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। माँ वेरोनिका से पूछती है कि उसका प्रेमी कौन है, और वेरोनिका बदले में माँ से पूछती है कि उसका प्रेमी कौन है। वे 3 तक गिनने पर नाम एक साथ कहने का फैसला करती हैं। वे गिनती हैं 1, 2, 3, और यहाँ आता है अगला मोड़, दोनों पिता के साथी का नाम लेती हैं। जैसे ही वेरोनिका अपने साथी का नाम लेती है, माँ क्रोधित हो जाती है। वह अपना सिर पकड़ लेती है और फिर से वेरोनिका के साथ बहस करने लगती है। दृश्य उन महिलाओं पर कटता है जो गेट के पास हैं, ये सोचते हुए कि कैसे ऊपर चढ़ें। आंटी चढ़ने की कोशिश करती हैं और फिर बहन कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है। चून की जमीन ओस के कारण फिसलन भरी थी। मारिया कहती है कि उन्हें कल सुबह फिर से कोशिश करनी चाहिए। वे वापस अंदर जाने का फैसला करती हैं। इस बीच माँ और वेरोनिका की लड़ाई की आवाज़ें बाहर सुनाई देती हैं। सोचते हुए कि हत्यारा लौट आया है, सभी घर में वापस दौड़ते हैं। मारिया कुछ देखती है और चौंक जाती है। अब दृश्य माँ पर बदलता है, जो अभी भी वेरोनिका के साथ बहस कर रही हैं। न तो उनमें से कोई लड़ाई जीतता है, इसलिए वेरोनिका सुझाव देती है कि वे इसे वहीं खत्म कर दें। जब अन्य महिलाएं घर में प्रवेश करती हैं, तो माँ सोफे पर आराम से बैठ जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहन दादी को स्टोर रूम से बाहर लाती है और मारिया कहती है कि उसने समझ लिया कि क्या हो रहा है। वह कहती है कि उसे पता है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन उसे नहीं पता क्यों कर रहा है। उसे विश्वास होता है कि अगर व्यक्ति खुद को स्वीकार कर ले तो बेहतर होगा, और वह बहन की ओर देखती है। सभी आश्चर्यचकित होकर बहन को घूरते हैं, उसे सब कुछ होने का कारण मानते हुए। बहन अंततः बताना शुरू करती है कि क्या हुआ था। वह कहती है कि इस घर में पिता 7 महिलाओं के बीच एकमात्र पुरुष थे और सभी ने उन्हें तंग किया था। पिछले रात वह सो नहीं सकी और पिता के कमरे में चुपके से गई, पर्दे के पीछे छिप गई। बहन कहती है कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, कैसे प्रत्येक व्यक्ति ने पिछले रात पिता को तंग किया। अब वह सब कुछ एक एक करके बताना शुरू करती है। सबसे पहले वह बताती है कि क्या हुआ। पिछले रात 10 बजे दादी पिता के कमरे में गईं। व्यापार में नुकसान के कारण पिता ने उनके शेयरों के बारे में पूछा, लेकिन दादी, जो पिछले 10 वर्षों से उन्हें खिला रही थी और समर्थन कर रही थी, ने शेयर देने से इनकार कर दिया। फिर 10:30 बजे आंटी कमरे में आईं और एक पत्र पर चर्चा करने लगीं। हालांकि पिता ने उनकी ओर कोई रुचि नहीं दिखाई और उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। उन्होंने उनसे कमरे से जाने को कहा। 11 बजे माँ आई और पिता को बताया कि वह घर छोड़ने की योजना बना रही हैं। 12 बजे मारिया चाय लेकर आईं। उसने पिता को तंग करने के लिए कुछ नहीं किया। 1 बजे आंटी वापस आई, फिर से बात करना चाहती थीं, लेकिन इस बार पिता ने उन्हें कमरे में भी नहीं आने दिया। 1:30 बजे वेरोनिका आईं। उसके पास घर की चाबियां थीं और उसने अंदर आकर उनसे कुछ पूछना था। वेरोनिका को पिता से वित्तीय मदद की जरूरत थी क्योंकि वह पेरिस लौटने की योजना बना रही थी, इसलिए उसने कॉल मिलते ही जल्दी आ गई थी। अंततः 3 बजे सुसान आई और रोने लगी, ये बताते हुए कि वह गर्भवती हैं। बहन कहती है कि उसने इन सभी घटनाओं को पर्दे के पीछे से देखा था जब वे घटित हो रहे थे। जब सभी चले गए थे तो उसने बाहर निकलकर पिता का सामना किया और उन्हें बताया कि उसे सब कुछ पता था। पिता ने स्वीकार किया कि अब उन्हें जीने की कोई इच्छा नहीं थी और अपनी जिंदगी खत्म करना उन्हें शांति देगा। बहन ने उनकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन माँ ने ये सुन लिया और पूछा क्या बहन ने उन्हें मार डाला था। मारिया ने बीच में ही कहा कि पिता अभी मरे नहीं हैं। बहन बताती है कि उसने ये देखने के लिए एक योजना बनाई थी कि कौन वास्तव में पिता की परवाह करता था। वह जानना चाहती थी कि कौन पैसे की बात करता था और कौन उनके लिए रोता था। पिता ने इस योजना पर सहमति जताई क्योंकि उन्हें अगले दिन अपने वकील से मिलने से पहले सब कुछ सुलझाना था ताकि उनकी वसीयत तैयार हो सके। बहन ने पिता पर रासायनिक पदार्थों लगे नकली चाकू का इस्तेमाल किया था। वही थी जिसने वेरोनिका को बुलाया, फ़ोन की तारें काटी और कार के इंजन की तारें खराब कीं। उसने दादी के शेयर भी चुराए थे। आंटी की दवा को माँ द्वारा पैक किए गए एक छिपे हुए बैग में रखा था और वेरोनिका के हैंडबैग में एक नकली बंदूक रखी थी। ये सभी काम उसने किए थे। पहले बहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई भी पिता को परेशान न करे। हालांकि माँ ने बहन को चाबी देने के लिए मजबूर किया। माँ ने असली चाबी को बदलकर नकली चाबी पियानो के पास रख दी जिसे बहन ने लिया था। पिता ने जो कुछ भी उन्होंने चर्चा की उसे सुनकर अब समझ गए थे कि वास्तव में कौन उनकी परवाह करता था। बहन ने ये कहा और माँ के साथ पिता के कमरे में गई जो घोषणा करती हैं कि वह उन्हें मार डालेगी। मारिया बताती हैं कि उसने सब कुछ कैसे समझा। उसने खिड़की से बाहर पिता की गतिविधियों का अवलोकन किया था। फिर 7 महिलाएं पिता के कमरे में गईं, बहन से असली चाबी ली और दरवाज़ा खोला। यहाँ आता है बड़ा मोड़, वह कमरे में नहीं थे। उन्होंने बालकनी की जांच की, केवल ये देखने के लिए कि पिता छत से कूदकर आत्महत्या कर चुके थे। पिता ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी वास्तव में उनसे प्यार नहीं करता था।
अगले दृश्य में पुलिस आती है और मां दावा करती है कि पिता ने ऋण समस्याओं के कारण आत्महत्या की थी। सभी सहमत होते हैं। पिता वास्तव में मर चुके थे, लेकिन परिवार जल्द ही आगे बढ़ जाता है और अन्य विषयों पर चर्चा करने लगता है। उन्होंने तय किया कि वे थोड़ी देर तक पिता की संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। बहन अपने पिता को छोड़ने के लिए गुस्से में थी और अंततः उसने अन्य महिलाओं में शामिल हो गई। अंत में वे सभी जीवन का आनंद लेने का फैसला करते हैं और फिल्म समाप्त होती है।